अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर वसीम नकवी बदलते हालात के जो प्रोग्राम है उसके सिलसिले के में आपके साथ हाजिर है। खिदमत है जो हमारा प्रोग्राम हमने पिछले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश किया था। जी हाँ, विजन 2050 में लास्ट वीक हमारी जो मेहमान खुसूसी यानी जनाब रिजवान अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह हमारे साथ ही। उनसे प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू का। हमने पिछले हफ्ते गुफ्तगू की थी कि सेंटर में क्या जिम्मेदारी है, कौन से लोगों को, इंडिविजुअल्स को सेंटर्स में आना चाहिए अपनी यूथ की ब्रॉडअप के लिए, अपने यूथ को एक नया विजन देने के लिए, आगे 2050 की तैयारी के लिए कि मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है और मुस्तकबिल में जो काम है, जो जॉबों का सिलसिला है और जो कैरियर है उसको किस तरह से बनाना चाहिए। सेंटर सिर्फ सेंटर मजालिस और मिलाद की हद तक नहीं है, बल्कि सेंटर्स की जिम्मेदारी है हमारी कम्युनिटी की, हमारी माशरे को बिल्ड करने की भी, जिससे हम सेंटर से मुंसलिक है। रजब का महीना है, रजब के महीने के हवाले से बात हो रही थी और एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कहते हैं रिजवान अख्तर साहब को। रिजवान अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हाजिर होने का। आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं। सर कैसे मिजाज हैं आपके? सर आप सुनाएं, आप खैरियत से? ठीक है, थैंक्स फॉर वेलकमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई, आपसे बड़ी अहम गुफ्तगू जारी थी पिछले हफ्ते जब हम बिल्कुल प्रोग्राम की पीक पे थे, तो वक्त हमारे पास बहुत गुंजाइश नहीं थी। रजब के महीने के हवाले से आप बता दें, क्योंकि मौला अली मुश्किल कुशा अली का विलादत का महीना भी है और हमारी यूथ जो है वो काफी इंटरेस्ट भी लेती है मौला अली के हवाले से। इनके फजाइल, इनकी विलायत जब मजालिस में पढ़ी जाती है तो बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस रजब के महीने के हवाले से? देखें, जैसा हम लास्ट वीक के सेशन में भी बात कर रहे थे कि इमाम अली जो हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ही हर कोई जाता है। एग्जाम्पल ये कि अगर आप नजफ में भी जाते हैं उनके इमाम अली से मिलने के लिए, तो ऐसा लगता है कि एक शेर बैठा हुआ है, आपको एक अलग ही होती है। और ये सिर्फ मेरी फीलिंग नहीं है। अभी मैं लास्ट टाइम जब मैं लास्ट मंथ भी किया था तो मेरी कुछ यूथ से मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे पूछा इत्तफाकन कि आपके क्या तासुरात हैं, व्हाई डिड यू इवन केम टू हियर। वो एज ऐसी थी यूथ की, वो चाहते तो वो यूरोप भी जा सकते थे, कहीं और भी जा सकते थे, बट दे केम हियर। और उनका एक ही हर एक का स्टेटमेंट ये था कि दे वर intrigued by Imam Ali, his knowledge, his wisdom, his charity, his bravery, above all his affiliation with Ahl Bayt। तो महीना रजब का है एंड आई थिंक ये सेशन भी बहुत उसी मुनासबत से है। 2050 जाहिर बात है, जो जिसे कहते हैं ना कि नॉलेज का जो सोर्स है, जो दरवाजा है, हम उसी के पास से एंटर हो रहे हैं, बाबुल इल्म के पास से। और जाहिर बात है इसमें जितनी भी हम चीजें डिस्कस करें वो कम है। लेकिन मैं एक और चीज भी आपके तवज्जो से दरखास्त करूंगा, जो हमारे बच्चे, जो हमारी फैमिलियां जाती हैं ना नजफ में और करबला में, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि इमाम हुसैन के श्राइन में म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ इमाम हुसैन। आप वहां पे जाएं, आपको कुछ नवादरात वो मिलेंगे इमाम अली से मुंसलिक के जो कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। उसको देखें, आपको अपनी रूह को आप गरमाएंगे उन नवादरात को देख के कि किस तरह से वो रखी है। उनके ही दौर की, उससे थोड़े से बाद के दौर की आपको वहां पे जुल्फकार भी मिलेगी जिसको आप देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि वो जरूर उसको वहां जाएं। और मौला अली के लिए सिर्फ यूथ से मैं दरखास्त करूंगा और वालिदैन से भी कि सिर्फ मौला अली के लिए उनके गज़वात ना पढ़ें, बल्कि आप मौला अली की लाइफ पढ़ें जब बीबी फातिमा के साथ उनकी लाइफ शुरू हुई थी। और उससे भी पहले अगर हम पीछे की तरफ आ जाते हैं तो शेब अबी तालिब से जो मौला अली और उससे पहले की जो खिदमात हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ, उसको पढ़ें कि क्या वजह थी कि उनको शेर खुदा का लक़ब दिया, या क्या वजह थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उनको अपना वसी बनाया। सिर्फ बहादुरी नहीं थी बल्कि ईसार का भी उसमें जज्बा था, कुर्बानी का भी उसमें जज्बा था। और जज्बा ही नहीं था बल्कि उन्होंने बाअमल होकर दिखाया था हमें। तो ये जरूरत है कि यूथ को हम वो चीजें भी इंट्रोड्यूस करें उनके बारे में। बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन जहां तक आपका यूथ की जो नॉलेज है, जो इस वक्त आपने करबला में बच्चों को देखा है, वो ज्यादातर वो बच्चे हैं कि जो घरों से जिनको तरबियत दी गई है। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि अपने माँ बाप, हमारे माँ बाप जो घरों में इस वक्त भी मौजूद हैं, वो किसी हद तक कामयाब है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अपने बच्चों को लेकर करबला जाते हैं और बाकायदा प्रॉपर तरीके से उनको ज़ियारत देते हैं, अवेयरनेस देते हैं। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई स्पेशल एक ऐसा सेशन कम्युनिटी सेंटर में होना चाहिए कि जहां हमारे कोई
उलमा जो है, देखिए मजालिस में तो बहुत अच्छा लगता है कि वो अमामा पहनते हैं, अबा पहनते हैं, लोग आते हैं, बड़े अदब करते हैं, और हमारी अदब तो बेसिक चीज है, और हर शख्स करता है अपने उलमाओं का अदब। यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए आप नहीं समझते कि हमारे उलमाओं को भी आगे आना चाहिए, उनके साथ प्ले ग्राउंड में बास्केटबॉल खेलें, उनके साथ बैठ के उनके लेवल पे आके गपशप करें, उनसे दोस्ती करें, उनको क्लोज लेकर आए। ये ना हो गया मौला साहब आ गए तो बस सिर्फ उठ के खड़े हो जाओ, अस्सलाम वालेकुम, साइड में हो गए, सिर्फ यहाँ की हद तक ना रहे, बल्कि उनके साथ गेट टूगेदर करें, उनको बुलाएं, उनसे उनके लेवल पे बात करें, ब्रो करके बात करें, उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करें। हमारे यहाँ इंग्लिश में भी मजालिस वगैरह होती हैं, तो हम देखते हैं बहुत काबिल उलमा है। तो क्या आप नहीं समझते कि हमारे कम्युनिटी सेंटर को इस तरफ भी सोचना चाहिए? देखें, उसमें मैं एक चीज और इजाफा करूं, यस, कम्युनिटी सेंटर को सोचना चाहिए, लेकिन उसमें एक चीज है जो हम वालदैन, सब तो वालदैन नहीं लेकिन कुछ वालदैन हो सकता है घर पे कर रहे हो। जब भी हम अपने बच्चों के सामने सेंटर्स को बैड माउथ करेंगे कि फलाना सेंटर अच्छा नहीं है, उसको मौलाना अच्छा नहीं है, और दूसरा सेंटर अच्छा नहीं है, उसको मौलाना अच्छा नहीं है, तो बच्चे, आप ये मत समझिए कि वो सुन नहीं रहे होते, वो सब चीज सुन रहे होते हैं हमारे जो बच्चे। जब 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 तक हम ये चीज घर में बंद नहीं करेंगे, हम घर से सेंटरों की यूनिटी को उजागर नहीं करेंगे, हमारे बच्चे तो सेंटर में आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो माँ बाप से ही सुन चुके हैं कि अच्छा एक्स सेंटर में नहीं जाना, मौलाना ये करते हैं, वाई सेंटर में नहीं जाना, मौलाना ये नहीं करते। तो हमें ये चीज, एक तो हमें घर से सफाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज हमारे लिए क्या जरूरी है कि इन ऑर्डर फॉर किड्स और यूथ टू बी अट्रैक्टेड टू मौलानास, मौलानाओं को चाहिए कि वो उनकी जबान में बात करें। हमारे यहाँ जो मौलाना है वो उर्दू पे बहुत रवानी है उनको, लेकिन इंग्लिश जो है ना उनका, वो उन्होंने उस पर काम नहीं किया, आई एम सॉरी टू से, अलावा चंद मौलाना के, जो कि सारे मौलाना हमारे लिए बहुत मुकद्दम है, लेकिन चंद मौलाना के अलावा किसी मौलाना ने यूथ पे काउंट नहीं किया, ना काम किया है, और ना वो यूथ पे कर रहे हैं, वो सिर्फ वालदैन पे नजर रखे हुए। और वो हमेशा एक जुमला हमें सुनने को मिलता है कि आप उन्हें बैठाएं तो उर्दू समझ में आएगी। बिल्कुल उर्दू समझ में आएगी, लेकिन वो सिर्फ वही अल्फाज समझेंगे जो रेगुलरली सुन रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट हो ही नहीं रहे, क्योंकि आप उनकी जबान ही नहीं बोलते, आप तो उनके दर्द को ही नहीं समझेंगे, तो वो कैसे यूथ हमारे मुंसलिक होंगे। इसीलिए यूथ के साथ साथ हमारे जो मौलाना हैं वो एक एक्सपर्ट पैनल बनाएं, उस पर चलें, बल्कि वक्त की जरूरत वसीम है कि हम थिंक टैंक बनाएं, जो कि हमारा थिंक टैंक जो है उन इश्यूज को केटर करे कि जो इश्यूज हमारे लिए आगे आने वाले 10 साल में हमारे नजरों के सामने हैं। अगर अभी भी हमने ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लिए तो हमारे जो सेंटर हैं वो वीरान हो जाएंगे। हमारे यहाँ आज भी ये है कि अगर सेंटर में मजलिस हो रही है और कोई बच्चा शोर करे तो सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं कहेंगे, मौलाना भी नहीं कहेंगे, लेकिन अतराफ के बैठे हुए गुस्से की नजर से मुड़ के देखते हैं। जिस सेंटर में बच्चे आज खेलेंगे कल वही बच्चे सफाई करेंगे, परसों वही बच्चे मजलिस अज़ा मुनक्किद करेंगे, और आने वाले दिनों में वही बच्चे उनको मैनेज करेंगे। अगर हम अभी से बच्चों के लिए सेंटर में एक ऐसा जगह बना देंगे कि जहां पे वो बैठ के बात भी नहीं कर सके, या जहां पे वो बैठ के सोशल इश्यूज डिस्कस नहीं करें, तो वहां पे फिर वो सेंटर आगे जाके बच्चों से दूर चले जाएंगे। हम ही लोग आ रहे होंगे अब से 10, 15, 20 साल के बाद, और उसको मैनेज कर रहे होंगे, और हम ही लोग फिर उसको मेंटेन कर रहे होंगे। तो यस, वी नीड टू एक्चुअली पे अटेंशन, लेकिन पे अटेंशन के लिए हमने यूथ को उन्हीं की जबान में हमने उनसे बात करनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, बहुत अच्छा आपने तफसीली फरमाया। और आप क्या समझते हैं, जैसा आपने जिक्र किया था थिंक टैंक के होना चाहिए, तो आप इस बारे में मजीद क्या कहना चाहेंगे? देखें वसीम, थिंक टैंक जो है ये वक्त की जरूरत है। सबसे पहले इंडिविजुअली सेंटर जो है वो केटर नहीं करते। क्या वजह है कि अगर जीटीए में फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंस होता है तो इसना जो है वो स्टेटमेंट देती है, हम असना अशरी क्यों नहीं स्टेटमेंट दे सकते? क्या वजह है कि जब लंदन में जो वाकया हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें हमारे उलमाए कराम भी गए थे, लेकिन उनको वो सहूलत नहीं दी गई माइक पे आके अहले तशय्यो के पॉइंट ऑफ व्यू बयान करके? क्यों हर एक को वो एक स्टैंडर्ड इसना के तौर पे वो करते हैं? ये वक्त की जरूरत है कि अहले तशय्यो हम अपना थिंक टैंक बनाएं। थिंक टैंक बनाने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल्स चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल्स के जो वाकई में पैशनेट हैं कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। हमें वो लोग नहीं चाहिए थिंक टैंक में कि जो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, हमें वो लोग नहीं चाहिए कि जो सिर्फ अपना नाम देने के लिए थिंक टैंक में आए, या हमें वो लोग नहीं चाहिए कि जो समझते हैं कि वो अहल हैं थिंक टैंक का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। देखें, बहुत सारे हमारे
मोमिनीन हैं, बहनें, भाई हैं कि जिन्होंने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है। लेकिन जिस तरह से हर कोई लीडर नहीं बन सकता, इसीलिए हर कोई मेंटर भी नहीं बन सकता। जो मेंटर बन सकता है, हो सकता है वो गुड लिसनर तो हो, लेकिन हो सकता है वो गुड डेमोन्स्ट्रेटर ना हो या उसको प्रोग्रेस करने के लिए ना हो। तो हमें एबल केपेबल यंग मैन एंड वुमेन थिंक टैंक के तौर पे ब्रिंग अबाउट इनको लेके आना है किसी एक जगह पे, और ये वक्त की अशद जरूरत है इस वक्त हमारी, क्योंकि हमारे और इस थिंक टैंक का हिस्सा कम से कम 1 या 2 रिलीजियस स्कॉलर्स आप रखेंगे, और उसके बाद जो आप इसके मेंबर्स लेके आए जो कि फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा जो मेंबर्स आएंगे जिसमें रिलीजियस स्कॉलर्स भी हैं, वो एवरी ईयर रोटेट होने चाहिए, ताकि हर रिलीजियस स्कॉलर को भी मौका मिले इस थिंक टैंक में आके इससे सीखने का। आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज आई एम अ रिलीजियस स्कॉलर मुझे सब कुछ आता है, नहीं। वो तो सिर्फ अहले बैत ये क्लेम कर सकते हैं कि अहले बैत को सब कुछ आ सकता है। हमारे मौलाना आए, 1 साल के लिए उसमें हिस्सा दें, 1 साल के बाद दूसरे मौलाना उसको टेक ओवर करें ताकि हम उनके तजर्बात से सीखें। और जो फाउंडिंग मेंबर के अलावा हैं या फाउंडिंग मेंबर भी चाहें तो फिर दूसरे इंडिविजुअल्स को लेके आए। थिंक टैंक का एक हिस्सा हमारा बनना चाहिए जो हमारे यूथ को पॉलिटिक्स के लिए तैयार करे। बहुत अशद जरूरत है कि हमारे यूथ जो है वो कैपिटल हिल में जाके वॉइस करें। एक हमारा यूथ का सेक्शन, थिंक टैंक का सेक्शन होना चाहिए जिसमें यूथ उसको प्रिपेयर करें, हम उनको प्रिपेयर करें कि जो लॉ इन्फोर्समेंट से बात करें। एक हमारा होना चाहिए कि जो उनको जॉब रेडी करने की स्किल्स बताएं। एक सेक्शन होना चाहिए जो हमारी सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चीजें हैं उनको मैनेज करें। ये थिंक टैंक के जरिए ही पॉसिबल है, क्योंकि हम तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारी शिया कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ एक सबसे बड़ा इशू है जिसको हमने इग्नोर किया हुआ है। ऑलमोस्ट एवरी 4th हाउसहोल्ड दैट आई नो, उसमें कोई ना कोई काउंसलिंग की जरूरत है वहां पे। अगर मैरिटल काउंसलिंग की जरूरत नहीं है तो एडोलेसेंट काउंसलिंग की जरूरत है, वो नहीं है तो यूथ की जरूरत है, यूथ नहीं है तो यंग कपल्स की जरूरत है। ये सेशन सारे के सारे, आप एक थिंक टैंक होगा तो हमारे पास उन लोगों का जहन होगा कि जो इस चीज को कर चुके हैं, वो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, वो एक प्रोसेस बनाएंगे, उसको लेके हमने हर सेंटर को उसमें इंक्लूजन देनी है और उनके साथ करना है। तो बहुत जरूरी है, इसको करना चाहिए। हम इसको जंगी बुनियादों पे हमें इसको देखना चाहिए। तो ये थिंक टैंक जो है, क्या ये गाइडलाइन देता है या इसको इम्प्लीमेंटेशन भी कराएगा? देखिए, थिंक टैंक जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं कराती, यूजुअली वो गाइडिंग बॉडी के तौर पे चलते हैं। फिर वो थिंक टैंक सिर्फ दरखास्त कर सकते हैं। देखिए, जो वॉलंटियरशिप होती है ना, सिर्फ दरखास्त की बेस पे चलता है कि आप मुझसे कोऑपरेट करेंगे, मैं आपसे कोऑपरेट करूंगा। अगर आप मुझसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, मैं आपसे कोऑपरेट नहीं करूंगा। ये इस तरह से ह्यूमन नेचर है। थिंक टैंक जो है वो आपको वो गाइडिंग लाइट्स देगा कि जिसके लिए सेंटर इस वक्त केपेबल नहीं है उनको करने के लिए। किसी भी सेंटर को इसमें, अलावा चंद के, किसी भी सेंटर को इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। हमारे जो मौलाना है वो हमारी दीनी और शरई मसाइल को हल कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी दुनियावी मसाइल को हल करने की अहलियत नहीं रखते, और अगर रखते भी हैं तो मैनेजमेंट जो है हो सकता है उन पे ट्रस्ट ना कर रही हो। इसलिए एक थिंक टैंक का होना जरूरी है। अमेरिका में है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं। यूके में थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन इसको कनाडा में, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अभी तक मेरी नजर में कोई भी थिंक टैंक नहीं गुजरा कि जो शियत की फ्लरिशिंग के तौर पे काम कर रहा हो। बिल्कुल सही है। आने वाले वक्त में शायद हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैसेज हमारे सुनने वालों तक पहुंचे, और इंडिविजुअली जैसे हमने बात की थी कि सिर्फ सेंटर की जिम्मेदारी नहीं है, ये इंडिविजुअली हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम में, नाज़रीन इकराम, आप में कोई भी एहलियत है, आप समझते हैं कि कम्युनिटी की खिदमत कर सकते हैं, तो अपने जो भी करीबी सेंटर है जहां आपकी रोजमर्रा जाना आना है, तो वहां जाएं, इस पर बात करें और अपनी खिदमत पेश करें। जैसा कि रिजवान साहब ने फरमाया था कि बहुत सारे सेंटर्स में, बल्कि आपने भी कुछ अर्सा पहले बच्चों को कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज वगैरह कराए थे। अभी भी मैं यहाँ एक महफिल में था रिजवान साहब, तो वहाँ एक साहब थे और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने, यानी अपने बच्चों को, कम्युनिटी के बच्चों को कुछ ऐसे कोर्सेज कराऊं कि जो 3 महीने में उनको बहुत अच्छी जगह लाके खड़ा कर सकते हैं। हमारे जो 2050 का जो विजन है, बहैसियत एक इंसान के, बहैसियत एक मुसलमान के, आप कहाँ देखते हैं हम लोगों को कि हम यानी किस तरफ खड़े हैं कि बीगा मुस्लिम के हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, मैं स्टेरियोटाइपिंग तो नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है कम्युनिटी के साथ, हम फाइट कर रहे हैं
हम फाइट कर रहे हैं अपने आप को मॉडर्न जमाने से मुंसलिक करने की, और उस फाइट में अक्सर जो है हमारे यूथ जो है वो सफर करते हैं। पेरेंट्स हम इतने बिजी होते हैं अपनी जिंदगी को सही करने के लिए, अच्छी से अच्छी लाइफस्टाइल बच्चों को देने के लिए, कि हम उनकी ग्रूमिंग नहीं कर पा रहे हैं इंटेलेक्चुअली। हम उनकी, हो सकता है रिलीजियस ग्रूमिंग तो सेंटर के जरिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे। 2050 के विजन में हम अभी भी 2019 में ही खड़े हुए। हमारे यहाँ अभी भी बच्चों का जो विजन है वो इससे आगे नहीं बढ़ पाया है कि हम वीकेंड पे वीडियो गेम खेल लेंगे, हाई से हाई प्रोफाइल का हम सेलफोन ले लेंगे, अच्छी गाड़ी चला लेंगे, और खासकर जो अभी यहाँ पे पेरेंट्स मूव हुए हैं उनमें मैंने एक चीज देखी है कि वो अभी मटेरियलिज्म से आगे ही नहीं बढ़ पाए। उनकी नजर में आप एडवांस वो हैं कि आप नेम ब्रांड कपड़े पहनेंगे, आपने नेम ब्रांड जूते पहने हुए, और आप मॉडर्न हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड की मूवियों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इन चीजों पर बात करें तो उनकी नजर में आप इंटेलेक्चुअल हैं। हमें इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स, और मैं भी इससे गुजरता हूँ, वसीम आप भी इससे गुजर रहे होंगे, कि हाउ डू वी इंगेज अवर किड्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ आपके साहबजादे को भी बहुत अच्छी तरह से आप उसकी तरबियत कर रहे हैं। जिस अंदाज में इस माशरे में रह के वो बैलेंस बच्चा है, ऐसे ही बच्चे मेरे ख्याल है हर घराने में ऐसे बच्चे होंगे। लेकिन बहुत शदीद जरूरत है 2050 विजन के लिए कि पेरेंट्स अपने विजन को ब्रॉडर करें। हमें ये नहीं रोकना चाहिए अपनी बेटियों को या बेटों को कि नहीं तुम कैंपिंग पे मत जाओ। हमें अपने खून पे इतना एतमाद होना चाहिए कि अगर वो कैंपिंग पे भी जाएंगे तो वहां पे हो सकता है वो वहां बैठ के किसी से बात करें अहले बैत की या अपने घर की तरबियत की। नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा कि कैंपिंग बिल्कुल कैंपिंग पे जाएं, लेकिन बेहतर यह है कि हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो थिंक टैंक की आप अभी पिछले जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्यों ना हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग बच्चों को एंगेज करने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम करें, समर कैंपिंग का बंदोबस्त करें। समर कैंप का बंदोबस्त देखिए, स्कूल के जो अगर आप बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट स्कूल के बच्चों के साथ कैंपिंग पे जाना, तो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। क्यों ना कम्युनिटी सेंटर हम लोग फैमिलीज हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आते हैं। नजर और नियाज का भी कुंड, रजब का सिलसिला देख रहे हैं, रजब में नजर का सिलसिला चल रहा है, तो वैसे भी हमारा एक दूसरे के घर आने जाना है। तो हम क्यों ना इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि हम 10-20 फैमिली मिलकर के ज्वाइन होकर के जाएं, कहीं कैंपिंग पे जाएं, वहां बैठे बच्चों को खेल खेल में उनकी तरबियत भी हो, उनके साथ हमारे कोई एक बुजुर्ग हो, आलिम हो या मौलाना साहब हो, कोई भी हो, या एक इंटेलेक्चुअल कोई शख्सियत हो जो बच्चों को उस तरह से बता भी सके। उस दरमियान में एक दूसरे से बच्चे मिल भी सके, फैमिली टू फैमिली मिल सके, और कैंपिंग भी हो, हाइकिंग भी हो, और आप यानी टूर पे भी जाएं, आप बोर्डिंग पे भी जाएं। तो ये हम इस लेवल पे क्यों नहीं कर सकते ताकि उनमें एतमाद है। मैं इसकी वजह इसलिए कह रहा हूँ कि रिजवान भाई के जब आपस के बच्चे मिलेंगे कम्युनिटी के, तो ये जो आने वाले वक्त में बच्चों की शादियों का बहुत बड़ा इस वक्त मसला हुआ है पूरे नॉर्थ अमेरिका में। लड़के वाले हैं तो वो परेशान है, लड़की वाले हैं तो वो परेशान है। एक पर्दा है दरमियान में जिससे कि हिचकिचाहट है। आपको मैं बताऊं, हाल ही में हमारे दोस्त हैं, मैं पाकिस्तान गया तो वो भी पाकिस्तान आए हुए थे, और आने के बाद तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो 2 हफ्ते में वापस जा रहा हूं, तो आप कह लेंगे कि साहब मैं अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में आया था, और मैं जब तक उसकी शादी के सिलसिले में कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने उनसे यही मैंने कहा कि आप तो टोरंटो में माशाल्लाह से हमारे दोस्तों में बहुत सारे हैं जिनकी बच्चियां हैं, आपने दरमियान में क्यों नहीं? कहने साहब मुझे पता नहीं किसी का, और किसी ने मुझे जिक्र भी नहीं किया, लिहाजा मैं मजबूरन यहाँ आया हूँ, और पहली ख्वाहिश मेरी ये थी कि मैं टोरंटो में ही, कनाडा में अपने बेटे की शादी करता। तो देखने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के हक तलफी हुई और उनको परेशानी भी हुई। अगर इस किस्म के प्रोग्राम हम करें अपनी कम्युनिटी बेसिस के ऊपर, लोगों जैसे आपने देखा होगा ईस्ट में हमारे जुल्फकार जाफरी भाई हैं, उन्होंने पिछली दफा 2 पिकनिक की, बहुत अच्छा, 300-400 लोग आए थे उसके यहाँ, कोई 90-100 के करीब फैमिलीज थी एक दूसरे से। इस किस्म के प्रोग्राम के आप क्या कहेंगे इसके बारे में? वसीम, सेंटर्स तो कर रहे हैं ये चीजें, लेकिन वो इंडिविजुअल बेसिस पे सेंटर्स कर रहे हैं कि उन्हीं के सेंटर्स की जो कांग्रेगेशन होती है वही अटेंड करती है।
जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा सेंटर को दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ेगा। हर सेंटर इसलिए करता है कि हम अपने मेंबर्स को कुछ ना कुछ दे लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम एक ऐसा सेंटर बनाएं या एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि जिसमें हर सेंटर के बच्चे बच्चियां, हर सेंटर के जो रिहायशी हैं उस सेंटर के करीब वो उसमें आए, अपने मसाइल हल करें। हमें उसके लिए वही फॉलो करनी पड़ेगी चेन के जो अहले बैत ने हमें दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नजफ में जाते हैं, इमाम अली के जब आप रोजे में जाते हैं तो वहां पे मेडिकल सर्विसेज भी अवेलेबल जो फ्री हैं। यही चीज अगर आप करबला में जाते हैं तो वहाँ दीन भी मिलती है, दीनी सर्विसेज भी दे रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज भी दे रहे हैं, और आपको दुनियावी चीजें भी वहां पे मिल रही हैं। सेंटर भी इसी तरह होना चाहिए, नहीं तो थिंक टैंक ऐसा हो कि वो ये सारी सर्विसेज दे। जब हम ये बात करते हैं कि कैंपिंग वगैरह की, जिस लेवल पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो लेवल अभी हम लोगों की हमआहंगी का वो लेवल डेवलप नहीं हुआ है यहाँ पे कि सारे सेंटर अपने सेंटर को पीछे छोड़ के कौम के लिए सोचें। और जब वो सोच हमारी मुतहर्रिक हो गई तो समझें ये चीज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें सेंटर्स का वेट नहीं करना चाहिए, हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए, कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई एक आइस ब्रेकर करना पड़ेगा हमें। और जहाँ शादी की जो आपने बात करी, ये बहुत सीरियस मसला है जिस पे अभी टोरंटो में तो अभी वो इश्यूज नहीं है कि जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में मैं देख चुका हूँ कि वहां पे इन वजूहात की बिना पे हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो दूसरे मज़ाहिब की तरफ राग़िब होते हैं जब उनको अपने मन नहीं मिलते। हमारे एक और चीज़ है, मेरा स्टैंडर्ड जुमला है कि हमारे यहाँ शादी में भी होते हैं तो वालदैन या बेटे या बेटी के जो वालदैन होते हैं वो इंसान का बच्चा नहीं ढूंढ रहे होते। जो बेटियों के वालदैन होते हैं उन्हें चाहिए कि उसमें सब चीज हो, वो पर भी लगाए और उड़ भी जाए, बस बुराक बन जाए। और जो बेटियों को ढूंढते हैं वालदैन, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि कमाओ पुत्र भी हो, घर भी हो, खूबसूरत भी हो, सब चीज करे, ससुराल में भी रहे और एंड ऑफ द डे वो घर को भी चमका के रखे। ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें थोड़ा सा अपनी रिस्ट्रिक्शंस जो है ना उनको रिलैक्स करना पड़ेगा इस चीज में। बहुत अच्छे बच्चे बच्चियां टैलेंट में हैं। और जो मेरा एक पर्सनली मैंने एक चीज नोट करी है, जीटीए में जो फुकदान है अच्छे रिश्तों का, वो ये है कि लड़के नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, लड़कियां पढ़ रही हैं। जितनी बच्चियों को अब तक मैंने देखा है शादी के लिए, वो पढ़ी भी ज्यादा थी। हमारे यहाँ लड़के कम पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ गए तो उनके ना पांव जमीन पे टिकते हैं ना दिमाग जमीन पे टिकते हैं। ये रियलिटी है, हमें इसको बहुत ही नाइस अंदाज में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चों से ज्यादा बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, यहाँ पे पढ़ रही हैं। उसकी कुछ वजूहत हैं, वो आगे आने वाले दिनों में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये हमें इस स्टेरियोटाइपिंग को भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं दोबारा अपने उसी पॉइंट पर आता हूं कि जो आने वाला वक्त है रिजवान भाई, 2050 जो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमें अपने साथ जब बच्चों से हम बात करते हैं, यानी पिछले माजी में अगर हम देखें तो बच्चे से पूछते थे, बच्चे बेटा बड़े होके क्या बनोगे? पापा मैं पायलट बनूंगा। बेटी से पूछे क्या बनोगी? पापा मैं डॉक्टर बनूंगा। अब सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। जैसा कि आपने फरमाया कि 25 मुख्तलिफ जो टॉप क्लास ट्रेड है वो शायद आने वाले वक्त में खत्म हो जाए। अब बच्चों को क्या विजन क्या देना चाहिए? कौन सी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी तरफ बच्चों को रागिब किया जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए, उनकी प्रिपरेशन की जाए, उनकी माइंड ब्रॉडअप किया जाए? कौन सी ऐसी चंद फील्ड्स का आप जिक्र करेंगे तो बड़ी नवाजिश होगी। देखें, सबसे पहले ये तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है। जी। अगले 35 साल तक, 35 ईयर्स तक तो आप ये समझ लें कि जिसने आईटी पढ़ ली वो एक डॉक्टर के लेवल कर जो है ना उसको सर्विसेज दी जाएंगी, उतनी ही वो फाइनेंशियल तनख्वाह भी उतनी ही बनाएंगे। हमारे यहाँ जो है वालिदैन समझ लें कि मिराज ये है कि बच्चा मेरा डॉक्टर बन जाए। वो चीज चेंज होनी चाहिए। यस, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, लेकिन हमें डेटा साइंटिस्ट भी चाहिए। हमें वो बच्चे चाहिए कि जो नेचुरल लैंग्वेज जानते हो, हमें वो बच्चे चाहिए जो मशीन लर्निंग, मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करें। आने वाले दिनों में हमारे जो कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हमें स्पेस का पायलट चाहिए। उसके लिए बच्चों को अभी से चाहिए कि वो एरोस्पेस में अपनी डिग्रियां करें जाके। हमें आने वाले दिनों में रोबोटिक्स पे बहुत तवज्जो है। बॉस्टन डायनामिक्स एक बहुत मशहूर कंपनी है जिसको मित्सुबिशी ने खरीद लिया है। दे आर ऑलरेडी मेकिंग रोबोट्स के अब मैदान जंग में इंसान नहीं जाएंगे,
मैं उन रोबोट्स को, वो घोड़े के साइज से लेके छोटे कुत्ते के साइज के रोबोट हैं, जिनको मैं यहां से बैठ के कंट्रोल करूंगा, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जा रहे होंगे और वो ऑटोनोमस है कि उनको ऑयल और गैस की भी जरूरत नहीं है, वो सोलर से चार्ज होते हैं और वो 23.5 आवर्स कंटिन्यू चल सकते हैं। 300 पाउंड्स तक का मिनिमम वजन वो अपने ऊपर उठा के लेके चल सकते हैं। रोबोटिक्स हमारी वक्त की जरूरत है, साइबर सिक्योरिटी हमारी वक्त की जरूरत है, सोशल साइंस हमारी वक्त की जरूरत है। इस वक्त जो करियर है, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बने, आप चाहें तो आप बैचलर्स मास्टर्स कर सकते हैं हेल्थ प्रमोशंस में या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में या हेल्थ मैनेजमेंट में। प्रमोशंस में जब आप हेल्थ प्रमोशंस में आप मास्टर्स करते हैं या बैचलर्स करते हैं, उसके बाद आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रख सकते हैं किसी भी कम्युनिटी हॉस्पिटल्स को या सेंटर्स को। आप साइंस के सब्जेक्ट में अगर मास्टर कर रहे हैं बायोलॉजी के साथ, तो आगे जाके आप रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है, मैं उनको भी कहूंगा कि जो बच्चे एमडी करने जाते हैं और वो यूएसएमएलई नहीं पास कर सकते, वो हिम्मत नहीं हारे, बल्कि वो रिसर्च की तरफ चले जाएं। इस वक्त रिसर्च में एक बहुत बड़ी फील्ड आई है। जब से ये कोविड आया है, एमआरएनए ने हमारी जिंदगी चेंज कर दी है। पिछले 20 साल से साइंटिस्ट जो हैं वो एमआरएनए के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन उनको फंडिंग नहीं मिल रही थी कि उसको पूरी तरह लेके चले। कोविड ने एक नया सोर्स उनके लिए क्रिएट किया है कि एमआरएनए की बेसिस पे उनको फंडिंग भी मिल रही है। तो हमारे लिए एक नया करियर निकला है यूथ के लिए कि वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स लें, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स लेके वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। काउंसलर भी बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। इसकी तरफ देखने की जरूरत है। बिजनेस में आने के लिए एक बहुत मेजर फील्ड आने वाली है अगले 20 साल में। 2025 के बाद से वो फीस मुतारिफ होगी, आईटी एथिकल सोर्स ब्रोकर। ये वो एथिकल सोर्स ब्रोकर होगा कि अब अटर्नीज जो हैं उनकी खाली जरूरत नहीं होगी। हमें ऐसे आईटी के एक्सपर्ट्स चाहिए जो लॉ को भी पढ़ सकें और वो इंटेलेक्चुअली हमारे लिए उन चीजों को सोर्स कर सकें। रिसाइकलिंग के अंदर बहुत बड़ी फील्ड है। बच्चों को चाहिए कि मेगाट्रॉन के ऊपर पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलवेज देयर, लेकिन आने वाले दिनों में हमें एआई के ऊपर बहुत तवज्जो देनी है। वो टाइम चले गए कि बहुत पुरानी फील्ड है। अगर कोई आज के दौर में भी बैठ के कोई बात करता है ना कि अमेजॉन हो गया, एजोर हो गया या गवर्नमेंट ये गूगल क्लाउड हो गया, अब जो है ये पुराने हो गए। अब इसको एक नए लेवल पे लेके जा रहे हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कि उसमें आपका जो सेल फोन है, इसके अंदर मैं बैठ के प्रोग्रामिंग करूंगा और वो डायरेक्टली क्लाउड में हो रही होगी और उसके जरिए मैं अपनी सर्विसेज राइट अवे मार्केट में ला सकता हूं। मुझे 3000 4000 का कोई कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें इन सर्विसेज की तरफ देखना पड़ेगा। यस, बेसिक क्लाउड हमें सीखना है, बेसिक कंप्यूटर साइंस हमें पढ़नी होगी, कोडिंग पढ़नी होगी, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हैं। 5 फील्ड है कंप्यूटर साइंस में। इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है एंड कंप्यूटर साइंस है। इन पांचों में अगर आप जाते हैं तो इससे तकरीबन ओवर 300 डिफरेंट प्रोफेशन है जो निकलते हैं। जो बच्चे प्रोग्रामिंग या जो बच्चे मैथ में बुरे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिग्री करें। जो बच्चे मैथ में अच्छे हैं लेकिन फिजिक्स में उनका थोड़ा बहुत अच्छा दिल नहीं लग रहा, तो वो अपने आप को कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ लेके चले जाएं, वहां पे उनके लिए बहुत आसानियां होंगी। जो ये भी नहीं करना चाहते, मैं उन बच्चों को मशवरा दूंगा कि वो आए अपने सेंटर में कोई एक ऐसा मेंटोर ढूंढे कि जो उनकी मदद करे। नहीं कर सकता तो वो कम से कम बेसिक बीएससी करें, बीए नहीं करें। बीएससी उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलेगा फ्यूचर के लिए। अच्छा रिजवान, यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, क्या कोई वोकेशनल कोर्स हम करवा सकते हैं बच्चों को किसी भी प्लेटफॉर्म से, और क्या गवर्नमेंट की इसके अंदर कोई फंडिंग की पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने तो बहुत ज्यादा इस चीज को डेवलप किया है। हर साल समर में कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफर करती है अंडर 18 के लिए इस बर्स रेस या अंडर 18 के लिए ग्रांट्स। वो उनसे कहते हैं कि आप एक पेज का अपना आइडिया लिख के दें, उस आइडिया को 90% वो अप्रूव कर देते हैं। दे विल गिव यू $5,000 एवरी समर। उस $5,000 से आप अपने बिजनेस आइडिया को लेके फ्लरिश कर सकते हैं, उसको चलाने के लिए। यहाँ मैं आपसे चाहूंगा, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन क्या इसको इनिशिएटिव कोई सेंटर नहीं ले सकता? अगर ये सेंटर इनिशिएटिव लेते हैं तो सेंटर को भी तो उसका फायदा होगा। यानी यूथ की डेवलपमेंट भी हो रही है, गवर्नमेंट के फंड्स भी आ रहे हैं, और सेंटर जो है जहां दीनी खिदमत दे रहे हैं, साथ साथ में दुनियावी खिदमत भी चल रही है उनकी। देखें, सेंटर को लेना चाहिए। चंद सेंटर हैं जिन्होंने लिया था, ईस्ट की तरफ 1-2 सेंटर हैं। 2019-2020 में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक प्रोग्राम शुरू किया था न्यू होराइजन करके, वो सिर्फ सीनियर्स के लिए था, लेकिन उस सीनियर्स में भी
जो सेंटर्स हैं, अहले तशय्युर के तो 1 या 2 सेंटर हैं, बाकी जो दूसरी कम्युनिटी हैं, दूसरे मज़ाहिब के सेंटर ने तकरीबन उसमें 2.2 टू 2.6 मिलियन डॉलर पर सेंटर उन्होंने उसको डोनेशन वो बर्स रेज दिए हैं। यस, सेंटर को इनिशिएट लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए सेंटर की मैनेजमेंट को चाहिए कि वो गवर्नमेंट से मुंसलिक रहें और उनके प्रोग्राम्स को, उनकी साइट्स को मंथली बेसिस पे चेक करें जाके। हर सेंटर को मेल आती है वंस अ ईयर कि अगर आपके पास कोई आइडिया है आप इसको प्रपोज करके गवर्नमेंट को भेजें और गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंटर उस पर काम नहीं करते। बहुत इजी है यूथ डेवलपमेंट के लिए फ्री में कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, ये कंपनीज आपको फ्री में माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर देते हैं अगर आप यूथ को सिखा रहे हैं। IBM आपको फ्री कंप्यूटर देगा अगर आप यूथ को सिखा रहे हैं। लोकल कॉलेजेस जो हैं, सॉरी मैं आपके सवाल से पहले इंटरजेक्ट कर रहा हूं, लोकल कॉलेजेस जो हैं वो आपको फ्री में हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं, जो उनका रिसाइकल हार्डवेयर होता है, 3 साल के बाद वो रिफर्बिश करते हैं। उस हार्डवेयर को वो विलिंग टू गिव आउट टू ऑल द सेंटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर हम उनसे दरखास्त करें। वो 3 साल पुराने कंप्यूटर भी इनफ होते हैं कि हमारे लिए बहुत सारा काम उस पर स्टूडेंट्स कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, बुजुर्ग भी सीख सकते हैं, घरों में भी कर सकते हैं। फ्री में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए ऑलमोस्ट एवरी मेजर सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है। हमारे सेंटर को फ्री में इंटरनेट तक मिल सकता है अगर वो गवर्नमेंट से दरखास्त करें, लेकिन आई डोंट थिंक सो हमारे सेंटर इस चीज को अवेल कर रहे होंगे। अब आपने बिल्कुल वजह फरमाया। अगर ये जो आपने हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर थिंक टैंक हमारे हो और उसमें इंटरनेशनल लोग साथ हों, क्योंकि सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो बेचारे रात दिन देते हैं, अपनी खिदमत देते हैं, उसकी सफाई उसकी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके फंड्स का अरेंज करते हैं, उसका रेंट है, उसका वेयर एंड टेयर, कारपेट, बहुत सारे प्रोग्रामों में वो ज़ाहिर बिजी रहते हैं। अपने हम तो अपने मजालिस से उठ के घर चले जाते हैं रात को 10 बजे, लेकिन रात को 2-2 बजे तक वो सफाई में रहते हैं। यहाँ थिंक टैंक का होना बहुत जरूरी है, और जिस तरह से आपने बताया तो इससे हमारे यूथ भी अटैच होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए मुलतवी करते हैं। इसी को अगले प्रोग्राम को यहीं से हम शुरू करेंगे अपने नाज़रीन इकराम के लिए, और चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत थोड़ी है। रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एक मरतबा फिर हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और अपने खूबसूरत और बहुत ही कीमती आपने आरा से हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन इकराम, यहाँ मुझे वसीम नकवी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।